लोग कुछ बात करते हैं कि जॉब करनी चाहिए या बिजनेस करना चाहिए। ट्रस्ट मी, मैं अल्लाह का शुक्र है बिजनेस में बहुत ज़्यादा खुश हूँ, लेकिन अगर आपकी सैलरी अच्छी है, जॉब अच्छी है और आपको लाइफ में सुकून चाहिए तो जॉब ही बेहतर है। रिसेंटली एक हमने प्रोडक्ट लॉन्च किया है, वो सिर्फ $10 का प्रोडक्ट है, वो है AI चैटबॉट। उसमें आपकी कोई भी वेबसाइट है, उसके साथ आप इसको अटैच कर दें, वो आपकी वेबसाइट का डेटा AI बेस्ड प्रोडक्ट है, खुद ही रीड करके उससे रिलेवेंट जो भी क्वेश्चन उससे पूछते हैं कस्टमर, उनको वो ऑटोमेटिकली रिस्पॉन्स वो देता है। लेट्स से कोई स्टोर है आपका, आपने सस्टेनेबल मॉडल उसमें अचीव कर लिया, बेशक 1 साल के अंदर कर लिया, तो आप उसी जगह हमेशा स्टक रहेंगे। उसको फर्दर एक्सपैंड करने के लिए, ग्रो करने के लिए और ब्रांडिंग की तरफ जाने के लिए आपको फिर फर्दर मेहनत करनी पड़ेगी। हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रू एसेंस पॉडकास्ट। आज हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान मौजूद हैं, सैयद शाह हसन, हु इज़ द CEO ऑफ वेबटेक्स। तो आज की पॉडकास्ट बहुत इंटरेस्टिंग होगी क्योंकि इनकी प्रोफाइल अगर आप देखें, जिस पर आप जानेंगे भी पॉडकास्ट के अंदर, तो इट्स वेरी डाइवर्स। ही इज़ अ लॉट ऑफ वेंचर्स माशाल्लाह, और आपको काफ़ी अच्छा लर्निंग एक्सपीरियंस होगा इनकी पॉडकास्ट के अंदर। तो लेट्स स्टार्ट। तो हम बिल्कुल शुरू करते हैं आपकी अर्ली लाइफ से कि आप कहाँ वेयर वर यू वर बॉर्न, और कैसी मतलब बचपन गुजरा, कहाँ आपने पढ़ा। जो बचपन है वो लाहौर में ही गुजरा। यहाँ भी फिर एजुकेशन वगैरह की कंप्लीट, और उसके बाद A लेवल के बाद फिर फास्ट यूनिवर्सिटी जाने का इत्तेफाक हुआ। तो मेन जो अभी करंट मेरी जो है, जो करियर है, उस पे एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर फास्ट का भी था शेप करने के लिए। वहाँ पे अपार्ट फ्रॉम टेक्निकल एजुकेशन एक एक दो और चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है वो जो सीखी मैंने वहाँ पे। फास्ट में ये है कि अपार्ट फ्रॉम आपका स्टडीज़ और एग्ज़ाम्स, जो उनका जो स्टाफ है, जैसे कहते हैं क्लरिकल स्टाफ, दे आर वेरी टफ टू मैनेज। और हमें हर चीज़ में जब भी यूनिवर्सिटी के टाइम पे बड़े इश्यूज आते थे, एडमिशन के टाइम के बाद फिर वो कोर्स में अप्लाई करते हुए और रजिस्टर करते हुए, और बहुत तंगी होती थी। तो लेकिन मुझे आज भी याद है कि जब लास्ट प्लेस से बिल्कुल, और डिग्री भी लेनी थी, उसके लिए जो प्रोसेस था उस पर भी वो डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट करना, बाकी चीज़ें पूरी करना, क्लियरेंस वगैरह करवाना। तो एक मैंने पूछा उनसे कि हमें 4 साल आप लोगों ने बहुत तंग किया है, इसका क्या रीज़न है? और उन्होंने एक बात बोली थी, उन्होंने बोला था कि जो हमने जिस इस ड्यूरेशन में आपको तंगी की है, तो आगे करियर लाइफ में आपको दोबारा कभी कहीं पे मसला नहीं आएगा। और वो वाक़ई में बात बिल्कुल ठीक थी। वे करियर में जहाँ भी कहीं जाना पड़ता है, क्योंकि एक प्रोसेस से गुज़रे हैं और एक टफ़ प्रोसेस से गुज़रे हैं उस टाइम पे, तो उससे बहुत ज़्यादा एडवांटेज हुआ है। स्पेशली क्योंकि उसके बाद डिग्री के बाद मैंने गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ भी काम किया, तो वहाँ भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट था फास्ट का, पढ़ाई के अलावा दूसरा एक्सपीरियंस भी। बिल्कुल बिल्कुल, ये इदारे आपको शेप अप करते हैं, दे हेल्प यू ग्रूम। और फास्ट की हमने सुना था एकेडमिक्स बहुत मुश्किल है, आपने आज बताया कि एवरीथिंग इज़ डिफिकल्ट इन फास्ट, बट देन अगेन उनका ये फ़ायदा होता है कि दे हेल्प यू टू बिकम अ बेटर पर्सन, टू फिट इन टू द ऑर्गेनाइजेशंस, टू लाइक गेट डिसिप्लिन, और ये बहुत ज़रूरी होता है। तो हल्का सा वापस पीछे को आते हैं, आप कौन से स्कूल में थे, आपने स्कूल लाइफ कैसी थी आपकी, जनरली कॉलेज A लेवल्स आपने कहाँ से किया, कैसे एक्सपीरियंस था सारी ज़िंदगी का। रिसोर्स एकेडमी है, वहाँ से ए लेवल किया, और वो भी अच्छा एक्सपीरियंस था। वहाँ पे भी पढ़ाई के अलावा जो एक बड़ा इंटरेस्ट था मेरा, वो टेबल टेनिस पे था, और बड़े अच्छे लेवल पे, इवन वो डिस्ट्रिक्ट चैम्पियनशिप के लेवल पे स्पोर्ट्स वगैरह वहाँ पे की। तो ज़ाहिर बात है बड़ा ज़बरदस्त एक्सपीरियंस था, अच्छा एक्सपीरियंस था। और वही भी शेप अप करता है, वही जो उस टाइम पे दोस्त थे, आज तक वो दोस्त हैं। अक्सर के साथ बिजनेसेस भी बंदा करता रहता है, डिस्कस करता है। और उसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि उस टाइम पे मेरे जो दोस्त होते हैं, और उनके साथ ही लेटर ऑन आप अगर बिजनेस करो या कोई भी चीज़ डिस्कशन पे लेके आओ, तो एक ट्रस्ट फैक्टर हमेशा रहता है, और एक कंफर्ट लेवल एक उनके साथ रहता है। और वहाँ पे भी एक मेरा जो ज़ाती ख्याल ये है कि अच्छी स्कूलिंग का, अच्छे कॉलेजेस का एक एडवांटेज लेटर ऑन लाइफ में ये होता है कि आपको अपार्ट फ्रॉम आपकी वो जो ग्रूमिंग एंड ऑल, उसके अलावा नेटवर्किंग बड़ी मैटर करती है। क्योंकि अगर किसी ऐसी जगह से पढ़ो जहाँ पे मेजॉरिटी लोग सक्सेसफुल बन के निकलें, और फिर जिस पोजीशन में वो होते हैं, तो एक नेटवर्किंग का बड़ा एडवांटेज होता है बिजनेस में और फिर आगे कोलैबोरेशंस में। बिल्कुल ऐसे ही है, और मैं ये समझता हूँ कि जो स्कूल लाइफ या कॉलेज लाइफ की दोस्ती होती है वो आपके साथ पूरी उम्र रहती है, क्योंकि वो काफ़ी जेन्युइन होती है कंपेयर टू बाद में जो आपकी दोस्ती होती है। तो अगर आपकी स्कूल लाइफ में अच्छे लोग से दोस्ती हो जाए, आप अच्छे नेटवर्क को एंटर कर जाए, तो आपके लिए आगे की लाइफ बड़ी आसान होती है। अच्छा, तो ये किस टाइम पे आपने A-levels कंप्लीट किया था?
ये 2007 में मैंने ए लेवल कंप्लीट किया। और आपने फास्ट चूज़ किया और आपकी उस टाइम डिग्री कौन सी थी? कंप्यूटर इंजीनियरिंग में। कंप्यूटर इंजीनियरिंग। अच्छा, लाइक 2006-2007 के अंदर क्यों कंप्यूटर इंजीनियरिंग उस टाइम इमर्जिंग फील्ड नहीं थी जिस तरह आज है, तो आप मुझे बताएं उस टाइम तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या बाकी फील्ड से काफ़ी वो बूम आया हुआ था, तो लोग वहाँ जा रहे थे। आपने उस टाइम ऐसा क्या सोचा या क्या आपका था डिसीजन कि भी मैंने कंप्यूटर इंजीनियरिंग करनी है? अच्छा, उस टाइम पे इत्तेफाक से जो टेलीकॉम इंजीनियरिंग है और इससे रेलिवेंट जो कंप्यूटर इंजीनियरिंग में कुछ टॉप की जो कंपनीज है वो काम करना शुरू हो चुकी थी। माइक्रो कंट्रोलर्स पे काफ़ी ज़्यादा काम हो रहा था। सॉफ्टवेयर हाउसेस का असल जब बूम आया था वो उसी टाइम पे ही आना शुरू हुआ था। स्पेशली जो डिजिटल मार्केटिंग है वो भी उस टाइम पे ही वो स्टार्ट एक चीज़ हुई थी। स्पेशली पाकिस्तान में जो ट्रेंड स्टार्ट हुआ था, तो उसमें ज़ाहिर बात है वो एक आइडिया था कि किस फील्ड की तरफ जाना है और किस तरफ वो स्कोप है और आगे मार्केट एक ओपन हो रही है। तो उसके हिसाब से फिर वो डिसाइड किया। और बस थोड़ा सा इसमें चीज़ ये थी कि टेलीकॉम उस टाइम पे काफ़ी ना उसमें लोग आना शुरू हो गए थे, बहुत ज़्यादा उसमें वो फील्ड फिल होना शुरू हो गई थी। तो उसमें ये फील्ड ऐसी थी जिसका आगे बूम भी था, स्कोप भी था और इसके थ्रू आप सॉफ्टवेयर साइड पे भी जा सकते हैं, हार्डवेयर साइड पे भी जा सकते हैं। तो ये भी इसका एज था। बिल्कुल, ये बड़ी सेफ फील्ड थी उस लिहाज से कि आप सॉफ्टवेयर साइड भी एंटर कर सकते हैं, क्योंकि उस टाइम आप सही कह रहे हैं बूम आ रहा था, अवेयरनेस ही थी लोग इतनी कि सॉफ्टवेयर हाउसेस इस तरह इमर्ज कर रहे हैं और आज जिस जगह खड़े हैं वो यहाँ तक पहुँचेंगे, बट स्टिल आपको एक नज़र आ जाता था। और देन अगेन वही बात है, आप हार्डवेयर वाली साइड भी रहते हैं कंप्यूटर इंजीनियरिंग के अंदर, तो यू आर सेफ फ्रॉम बोथ साइड। ठीक हो गया। तो आपने वैसे बता दें काफ़ी हद तक कि आपके 4 साल कैसे गुजरे फास्ट में, तो उनके उसके अलावा कुछ अच्छा एक्सपीरियंस फास्ट के अंदर या कुछ ऐसा जो आप समझते हैं कि उसने आपको ग्रूम करने में या आज जो आप हैं वो बनाने में हेल्प किया हो? नहीं, ट्रस्ट मी, जो भी एक्सपीरियंस है मेरा बहुत ही अच्छा था वहाँ पे। ठीक है, अगर वो टफ फेज़ भी आए हैं वो भी बहुत अच्छे थे। मैंने एक लाइफ में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वहाँ पे सीखी। ऑब्वियसली जब वो ग्रेडिंग थी फास्ट की, बहुत ज़्यादा टफ थी, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट थी। और जब वो ग्रेड्स डाउन आते थे, एक उसका प्रेशर होता था। प्लस कई दफ़ा तो ऐसे भी होता था, मैं बल्कि आपको बताता हूँ इस वाक़या कि सेमेस्टर वर्क होता है पहले 50%, फिर फाइनल पेपर होता है 50%। तो एक कोर्स था उस पे जो 50 में से एवरेज थी क्लास की वो 9 थी। और यानी एवरेज का मतलब सी है तकरीबन ग्रेड बनते हैं। और उसके आसपास ही ज़ाहिर बात है मेरा भी सेमेस्टर वर्क था, तो उस प्रेशर को सस्टेन करना, फिर उस प्रेशर से फाइनल पेपर देना और उस पे फिर क्लियर करना चीज़ों को। तो एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने सीखी, वो ये थी कि बेशक अच्छा टाइम हो, बेशक बुरा टाइम हो, वो गुजर जाता है। तो मैटर ये करता है कि उस टाइम को आप गुजारते कैसे हैं। तो वहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है उस टाइम को गुजारने में सीखी। और मुझे लगता है कि आगे लाइफ में ये चीज़ बहुत मैटर करती है, क्योंकि जब आपका स्पेशली बुरा टाइम आता है और उसमें जो लोग फेल हो जाते हैं और जो चीज़ सस्टेन कर जाते हैं, तो डिफरेंस ये होता है कि परसिवियरेंस का। तो वो अगर आपके माइंड में हो कि ये जर्नी है, बेशक बुरा है, बेशक अच्छा है, आप इसको एंजॉय करें, हर चीज़ गुजर जानी होती है। लेकिन फिर आप पे डिपेंड करता है कि आप इस टाइम को गुजारे कैसे हैं। बिल्कुल ठीक हो गया। नहीं, ये बहुत अच्छा मैसेज था। आजकल आई गेस हर पाकिस्तानी को ज़रूरत है इस मैसेज की कि हमने किस तरह इस सारे टाइम के थ्रू गुजरना है, कैसे खुद को सस्टेन करना है इसके अंदर। इनफैक्ट ठीक है, अच्छा आप ग्रेजुएट हुए हैं 2011 के अंदर, और इस टाइम इंडस्ट्री किस तरह की चलती पाकिस्तान की, किस चीज़ की डिमांड थी? उस टाइम पे बहुत ज़्यादा स्कोप था, बहुत ज़्यादा डिमांड शुरू हो गई थी सॉफ्टवेयर हाउसेस की। ऐप डेवलपमेंट, गेम डेवलपमेंट, जो ऐप स्टोर की डेवलपमेंट है एक्सकोड के थ्रू, उसका बहुत ज़्यादा बल्कि काम था। और बल्कि इवन ये फास्ट पे हिसाब था कि ग्रेजुएशन से पहले तकरीबन हम सब की जॉब्स हो चुकी थी 1-2 महीना पहले। जो वहाँ पे जो हमारा होता है जो जॉब फेयर, उस पे कंपनीज आती थी और फिर उसके बाद हायर करके आगे ले जाती थी। तो सॉफ्टवेयर की फील्ड बूम कर रही थी। तो मैंने इनिशियली जो थोड़ा इंटरेस्ट शो किया, वो एक वन ऑफ द बिगेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कंपनी थी उस टाइम पे, ऑफ रोड स्टूडियोज़। तो मैं बहुत लकी था कि स्टार्ट उनके साथ किया और वहाँ पे बहुत ज़्यादा चीज़ें सीखी। और उसके बाद फिर जब मुझे आइडिया हुआ कि कौन सी चीज़ मुझे चूज़ करनी चाहिए, फिर वहाँ से मैं स्विच करके अपनी जो कोर फील्ड है उस तरफ जाना शुरू हो गया। ठीक हो गया। तो आपने ऑफ रोड ज्वाइन की थी एज ए, डेजिग्नेशन तो याद नहीं, लेकिन वो ज़रूरी होता है आप जब एज जो फ्रेश जो ज्वाइन करते हो। अच्छा मुझे बताएं कि आपने फास्ट के अंदर डिसाइड करते कि मैंने इस फील्ड के अंदर आगे खुद को ग्रूम करना है या मैंने ये फील्ड चूज़ करनी है, या फिर आप कुछ इंडस्ट्री एक्सपोजर के बाद आपने अपनी फील्ड फाइनलाइज की थी? नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं, बल्कि ये ना बहुत अनफॉर्चुनेट चीज़ है। बाकी लोग इतने लकी होंगे कि उनको पहले से पता होगा उन्होंने करना क्या है। तो मुझे आइडिया तो था कि मैंने लाइफ में करना क्या है, ज़ाहिर बात है बिज़नेस साइड पे आना था, तो मैं आ गया हूँ। लेकिन
आइडिया नहीं था, गाइडेंस उस तरह नहीं थी। ये वैसे सबसे ज़्यादा जो हमने इवन मूवीज़ और सीरीज़ वगैरह में देखा और सुना है कि जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं वहाँ पे बड़ा अच्छा ट्रेंड है कि स्कूल हाई स्कूल लेवल पे ही, यानी एफएससी लेवल पे ही आपको बता देते हैं कि किस तरफ आपको जाना चाहिए। हर फील्ड के डायनेमिक्स आपको दे देते हैं, उसके मुताबिक लोग फिर आगे उन करियर्स को ना परस्यू करते हैं। तो यहाँ पे फ्रैंकली जो मुझे भी नहीं आइडिया था इवन यूनिवर्सिटी के एंड तक भी, कि फ्यूचर में किस चीज़ पे को परस्यू करना है। तो ये एक बहुत ज़रूरी चीज़ है कि अगर सबको पहले ही आइडिया हो कि किस फील्ड में उनको जाना चाहिए, तो जो मैंने राउट लिया तकरीबन 6-8 साल सीख के एक डायरेक्शन में एंटर हुआ। अल्लाह का शुक्र है वो भी एक अच्छा एक जर्नी रहा, लेकिन लेट्स सी लेकिन मैं भी अगर शुरू में मैं उस फील्ड में चला जाता, क्या पता वो 6-8 साल का जो गैप है उसमें काफ़ी ज़्यादा चीज़ें चेंज हो सकती थी। लेकिन मेरा बिलीफ तो ये है कि जो आपने जिस तरफ जाना होता है आप उस तरफ चले ही जाते हो और आपकी एक जर्नी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन अगर इस तरीके से होना शुरू हो जाए हाई स्कूल लेवल पे ही और एफएससी लेवल पे ही, तो बड़ा इंपॉर्टेंट होगा सबके लिए ना, एक फोकस्ड किस्म का आप करियर वगैरह पे जा सकते हो। प्लस ये भी हो सकता है कि उस टाइम पे अगर टेस्ट वगैरह ले लिए जाएँ, एप्टीट्यूड टेस्ट डिफरेंट, और उसमें बताया जाए कि आपका एप्टीट्यूड किस फील्ड के लिए बेहतर है और उस फील्ड के बारे में डिटेल में एक एनालिसिस भी हो, तो बड़ा इंपॉर्टेंट हो सकता है कि आप आगे जो आपका करियर है परस्यू करने, उसके लिए कई चीज़ें बड़ा इजीली पहले ही आइडेंटिफाई की जा सकती हैं। नहीं, बिल्कुल हम खुद मानते हैं, खुद मैं विक्टिम भी रहा इस चीज़ का कि करियर काउंसलिंग मिसिंग है। आप बेशक 2011 की बात कर रहे हो, मैं 2022-23 की बात भी करूँ, तो करियर काउंसलिंग अभी पाकिस्तान के टॉप स्कूल्स भी जो खुद तो क्लेम करते हैं टॉप पे, वहाँ भी करियर काउंसलिंग एग्जिस्ट नहीं करती उस तरह। दे हैव सम करियर काउंसलर्स, पर वो भी इस तरह गाइड नहीं करते। और ये कि ये जो आपके अपने टैलेंट्स होते हैं, ये मुझे लगता है कि आपको एक अर्ली एज में सीखने चाहिए, मतलब आइडेंटिफाई हो जाने चाहिए ओ लेवल से पहले या मैट्रिक से पहले, कि अच्छा आपकी जो पर्सनैलिटी है वो कहाँ लेके जा सकते हैं। जैसे आपने एक बहुत अच्छा पॉइंट मेंशन किया कि तभी आप टेस्ट लेना शुरू कर दें, पर हमारे अनफॉर्चुनेटली बैचलर्स के बाद जाके डिसाइड होता है कि अच्छा ये वाला करियर चूज़ करना है यार, इसको अब ऐसे कर लेते हैं डिग्री के बाद। डिग्री बाद ही, शादी के बाद भी अक्सर शादी के बाद भी अक्सर करियर चेंज होता है कि अच्छा अब जिम्मेदारी आ गई है, लेट्स स्टार्ट समथिंग सीरियस। पर एनी हाउ आपका जो एक्सपीरियंस था, आपने 6-8 साल स्ट्रगल करके अपना करियर चूज़ किया, उसकी एक अपना फ़ायदा है, उस चीज़ का एक एडवांटेज है आपके पास जो एक्सपीरियंस था। और आप एक होता है आपने जो बातें बुक्स में पढ़ ली उनसे सुन ली, एक बात है जो आपने खुद एक्सपीरियंस की हो, जो उनका फ़ायदा होता है आपको एज अ ह्यूमन बीइंग और एंटरप्रेन्योर, वो रिप्लेस नहीं हो सकता। कि एनी हाउ ठीक हो गया। अच्छा, तो आपने लेट्स गेट बैक टू योर जर्नी, ऑफ-रोड छोड़ के आपने फिर प्लान किया कि अच्छा मैं अपनी फील्ड के ऊपर आ रहा, फील्ड में दोबारा एंटर कर रहा हूँ, तो आपने उस टाइम पे क्या ज्वाइन किया? उस टाइम एक फील्ड थी जिसपे मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था, वो थी मैन्युफैक्चरिंग साइड पे, स्काडा, टेलीकॉम और पीएलसीज़ के थ्रू ऑटोमेशन। तो मुझे उन चीज़ों में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट था, मैन्युफैक्चरिंग साइड पे, ऑटोमेशन साइड पे। तो उसके बाद एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट था, मैंने उसको जॉइन किया। अ, एक रियलाइजेशन वहाँ जाके फिर मुझे ये हुई कि अब का भी मुझे वैसे इतना डिटेल में आइडिया नहीं, लेकिन उस टाइम का मुझे आइडिया है कि जो इंजीनियर्स का काम है वो ये है कि जो इवन अगर मैं इसकी बात करूँ ऑटोमेशन इंडस्ट्री की, तो आपकी जो मशीनरी है उनको ऑटोमेट करना, जो उसमें इक्विपमेंट लग रहे हैं ऑटोमेटिक, उनको कोड करना और उसको उसकी इम्प्लीमेंटेशन करना। लेकिन अनफॉर्चुनेटली शायद ऐसा ट्रेंड नहीं है पाकिस्तान में, तो पाकिस्तान में बनी बनाई चीज़ इंपोर्ट होती है और वही एज इट इज़ लग जाती है इंडस्ट्रीज़ में। तो टेक्नीशियंस का जो स्कोप है, काम है फील्ड में ज़्यादा है, इंजीनियर्स का निस्बतन कम है ऑटोमेशन फील्ड में। इवन सिविल इंजीनियर्स, इलेक्ट्रिकल का फिर भी एक स्कोप है, एक इम्प्लीमेंटेशन है चीज़ों की सर्टेन लेवल तक, उससे ऊपर एक लिमिटेशंस हैं। तो खैर वहाँ पे इनिशियली बेसिक्स तो मैंने सीख ली, थोड़ा आइडिया भी हो गया, पहले डिजिटल मार्केटिंग के बाद मैन्युफैक्चरिंग पे जाके कि चीज़ें मार्केट कैसे होती है, फिर बनती कैसी हैं, और उसके बाद उनकी फिर टेक्निकल डिटेल्स कैसी होती हैं। क्योंकि मेरा ख्याल है कि जब भी आप किसी भी चीज़ की मैन्युफैक्चरिंग में जाते हो या स्पेशली कंस्ट्रक्शन साइड में जाते हैं, तो आपको एक एक चीज़ का उसमें बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी आइडिया होना चाहिए, फिर ही आप एक अच्छी चीज़ एग्जीक्यूट कर सकते हो, एक अच्छा प्रोडक्ट बना सकते हो। तो वहाँ पे इस चीज़ से बहुत ज़्यादा मुझे हेल्प मिली, और उसके बाद फिर मैंने नेस्पैक ज्वाइन किया, और वहाँ भी वो जो उनकी नेस्पैक में एक पावर जो डिवीजन है उसमें है स्काडा टेलीकॉम, उसको ज्वाइन किया और उसमें फिर ऑटोमेशन की प्रॉपर जो इम्प्लीमेंटेशन है हाई लेवल की, उसको फिर वो इम्प्लीमेंट करने का और उस पर वर्किंग करने का मौका मिला। ठीक हो गया। तो नेस्पाक के अंदर आप कह रहे हैं कि जो इंजीनियर्स का एसेंशियली रोल होता है, जो आपने मेंशन किया, बाय द वे उसके ऊपर हम अभी डिस्कशन करेंगे, बहुत अच्छा पॉइंट इन्होंने रेस किया है। तो वहाँ वो थी फैसिलिटीज़, मतलब वहाँ इंजीनियर्स खुद काम करे थे, या फिर वहाँ भी आप इंपोर्ट करे सारी मशीनरी और उनको बस फिक्स कर रहे थे वहाँ? अच्छा, नेस्पा क्योंकि एक कंसल्टेंट इदारा है, तो वहाँ पे आप डिज़ाइंस करते हो,
और डिज़ाइंस पे इवेंचुअली जो इम्प्लीमेंट है या एग्जीक्यूट वो कॉन्ट्रैक्टर्स करते हैं, और उसमें जो सब कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं वो खुद भी उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करते हैं, और अक्सर चीज़ उसमें प्रोडक्ट्स तो इम्पोर्टेड ही आते हैं। लेकिन उसमें फिर सीखा बहुत ज़्यादा कि उसको डिज़ाइन जब आप करते हो, डिज़ाइनिंग में बहुत ज़्यादा चीज़ें आपको सीखने को मिलती है। उसी डिज़ाइन को जब इम्प्लीमेंट करते हैं और उस प्रोडक्ट को अपने सामने देखते हैं, उससे बहुत ज़्यादा फिर आपको एक सीखने का मौका मिलता है। और सबसे बड़ी बात मेरा एक ज़ाती ख्याल ये है कि लोग गवर्नमेंट जॉब को बहुत बुरा समझते हैं, लेकिन अगर आप डायनामिक हो और करियर के स्टार्ट में ही गवर्नमेंट जॉब से स्टार्ट करो, तो उसका एक बहुत बड़ा एडवांटेज होता है। मतलब मैंने जब करियर स्टार्ट किया और मैंने जो नेस्टैक पे रह के तकरीबन 14 टू 15 मेगा प्रोजेक्ट्स पे काम किया। जो सबसे छोटा प्रोजेक्ट था उसकी वर्थ ही अराउंड 3.8 बिलियन रुपीज़। बिलियन रुपीज़। हाँ जी, अगर आप बिलियंस के प्रोजेक्ट स्टार्ट नहीं करें तो आपको एक मैसिव एक्सपोजर मिलता है, और आपको उसमें लर्निंग बहुत एक्सटेंसिव आपकी हो जाती है, और उसी से आपका ना फिर कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। और उसके बाद फिर अगर आप बिज़नेस की तरफ स्विच करो तो वो भी आपके लिए फिर बड़ा आसान होता है, क्योंकि आपने बड़े नंबर्स पे प्ले किया होता है, और उसके बाद जब उसी चीज़ को छोटे नंबर से इम्प्लीमेंट करते हो तो आप अच्छे तरीके से उस चीज़ को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे ये चीज़ ज़रूर थी कि जो एक इंजीनियर्स का काम होता है उसको सीखने का, उसको इम्प्लीमेंट करने का मौका भी मिला। तो ये एक एज मिला था जो कि अनफॉर्चुनेटली शायद इंडस्ट्री में ऐसे बहुत ज़्यादा लोगों के पास ऑप्शन नहीं होती। बिल्कुल। अच्छा, इससे जनरली मुझे बताएं कि इसकी क्या वजह है कि पाकिस्तान में देखें इंजीनियर्स हर साल बहुत ज़्यादा बनते हैं, काफ़ी हम ट्रेन करें इंजीनियर्स को, तो ऐसी क्या वजह है कि हम लोग फिर भी मशीनरी इंपोर्ट करें और एक्सपेंसिव एक चीज़ खरीदने में जाए कि हम उस उनके पार्ट्स मंगवाएं और पाकिस्तान में कुछ असेंबल करें अपने इंजीनियर के साथ। अच्छा, इसमें मैंने काफ़ी जो एक बड़े कॉन्ट्रैक्टर्स हैं पाकिस्तान के, बड़े ग्रुप्स हैं, उनके भी ऑनर से ने क्वेश्चन पूछा है, और मेरे ख्याल में जो 2-3 इंपॉर्टेंट चीज़ें मुझे समझ आई हैं, सुनी हैं, पढ़ी हैं या देखी हैं। उसमें यह है कि मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कई कंट्रीज़ की, जैसे चाइना है, उनकी इतनी सस्ती है कि अगर चाइना से आप कोई चीज़ इम्पोर्ट करके यहाँ मंगवा लें, उन सस्ती पड़ती है निस्बतन उन चीज़ों के जो आप यहाँ पे मैन्युफैक्चर कर सकें। और स्टार्ट से ही ना हमारा एक मुल्क का एक शायद ट्रेंड रहा है कि हम मैन्युफैक्चरिंग की साइड पे सिर्फ टेक्सटाइल सेक्टर के अलावा बाकी सेक्टर्स में उस तरीके से जा नहीं सके। मैंने एक जगह पढ़ा था ये 1960s में कोशिश हो रही थी कुछ कार मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स की यहाँ पे लाने के लिए, डिफरेंट पॉलिटिकल और डिफरेंट जो रीजंस हैं उस वजह से वो कंपनीज नहीं आ सकी। उसी टाइम पे इंडिया ने कुछ अपनी प्रोडक्ट्स बनाई थी कार की, और बड़ा उनका मजाक उड़ा था कि इतनी महंगी जो चीज़ है वो कोई क्यों यूज़ करेगा, आपके पास टोयोटा है, आपके पास होंडा है, और मल्टीपल ऑप्शन है। होंडा तो खैर उससे भी महंगी थी, सुजुकी है, तो उनके होते हुए कौन आपकी प्रोडक्ट लेगा। लेकिन वो उस पर लगे रहे, काम करते रहे, और अब ये टाइम है कि मर्सिडीज़ की जो सबसे हाई एंड इलेक्ट्रिक कार है EQ सीरीज़, वो भी इंडिया में मैन्युफैक्चर हो रही है। बल्कि अभी डेटा हम वर्किंग कर रहे थे, निकाल रहे थे, आज भी मिल के देखा था, जो टॉप 10 इम्पोर्ट्स है दुनिया की और टॉप 10 एक्सपोर्ट्स है, उस पे जो है इंडिया टॉप पे है। मतलब आप देखें हर प्रोडक्ट को, कोई भी प्रोडक्ट देख लें आप, बिल्कुल उसमें देख लें क्रूड ऑयल के वन ऑफ द बिगेस्ट इंपोर्टर में से एक इंडिया है, और वन ऑफ द बिगेस्ट एक्सपोर्टर में से भी है। यानी रॉ मटेरियल ला के उसको वो मैन्युफैक्चर करके एक्सपोर्ट करते हैं। तो ये ट्रेंड ना होने की वजह से प्लस एक बहुत बड़ा फैक्टर जो है मेरे ख्याल में, वो ये है कि अभी आप नोट करेंगे कि इंडिया में बहुत बड़े बड़े ग्रुप्स हैं हर फील्ड में, IT में भी देखते हैं ह्यूज ग्रुप्स हैं। उसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है कि उनको कंसिस्टेंटली उनकी ना ग्रोथ होती रही है। मसले उनको भी वही आ रहे हैं जो आजकल हमें आ रहे हैं, स्पेशली जैसे आजकल हमें IT में जो इश्यूज आ रहे हैं एक फील्ड को ग्रो करने में, वो 1970-80s में इंडिया के बिजनेसमैन को आ रहे थे। तो उन्होंने लेकिन काम ये किया कि हमारे यहाँ जब 70s में नेशनलाइजेशन हुई, और वो इदारे जो इस टाइम पे आज बिलियंस के इदारे हो सकते थे, इंडस्ट्रियलाइजेशन वो नेशनलाइजेशन करके उनको हमने ख़राब किया, ग्रोथ स्लो की। और उसके बाद जो है ना ये कंसिस्टेंटली एक सिलसिला चलता रहा, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन और बाकी चीज़ें। अभी हमारे जो मुल्क के इतने बुरे हालात हैं, और हम टोटल जो हमारे इन्हिसार है, जो हमारे मामलात हैं ना, FDI भी फ़ौरन आने लगी है हमारे पास, उसको आने में टाइम लगेगा, ना कोई और हमारे पास सोल्यूशन है। एक दो चीज़ें हैं हमारे पास, या तो IT पे फोकस कर लें, दूसरा हमारे पास सिर्फ टेक्सटाइल है। टेक्सटाइल की मैं आपको इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, हमारा फुल फोकस है आजकल के, हमने टेक्सटाइल को भी ऊपर लेके जाना है। तकरीबन 30 बिलियन की एक्सपोर्ट है, 80 बिलियन का टारगेट हमने कोई रखा हुआ है। एक मेरे दोस्त है, उनकी फैक्ट्री पिछले दिनों तो मल्टीपल टाइम्स बंद हुई, सिर्फ पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की वजह से।
और उनके पास उनकी फैक्ट्री मेरे ख्याल से 22 अगस्त को इन्होंने बंद की, बड़ी मुश्किल से उन्होंने ओपन की। 31 अगस्त को उनके पास ज़ारा का ऑर्डर था जो उन्होंने डिलीवर करना था। उनके पास टॉमी हिलफिगर का और इस तरह के 2-3 बड़े ब्रांड्स हैं, उनका ऑर्डर रनिंग में चल रहा था। उन्होंने मेरे से बोला कि लेट्स से अगर ये इन ब्रांड्स को पता चल जाए कि हमारे साथ हुआ क्या है, तो वो सिर्फ हमारी फैक्ट्री से काम ख़त्म नहीं करेंगे। वो हो सकता है कि वो काम जो है ओवरऑल पाकिस्तान से उठा के बांग्लादेश की तरफ वापस ले जाएँ या किसी और कंट्री की तरफ ले जाएँ। बिल्कुल, बिल्कुल। ये आई बिलीव कि हमारा खैर कॉम्पिटिशन तो नहीं है किसी मुल्क के साथ और फिर जिस तरह चल रहे हैं, पर येस ट्रू नेशनलाइजेशन ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया है हमारी इंडस्ट्रीज़ को। आज उस मुकाम पे नहीं है वो, काफ़ी बड़े नाम थे इंडस्ट्रीज़ के पाकिस्तान में 1960-70s में, तो अनफॉर्चुनेटली अब वो नहीं है। तो बिल्कुल आपने सही बात की है कि हमारा वो उस तरफ ध्यान नहीं है। हम लोग का एक कंज्यूमर माइंडसेट देखें तो हम इम्पोर्टेड चीज़ को प्रेफर करते हैं, और वैसे भी हम लोग आपकी बात सही है कि उसके इतना सपोर्टिव नहीं है अपनी लोकल इंडस्ट्री की ग्रोथ में। ठीक हो गया। अच्छा, लेट्स गेट बैक टू योर जर्नी। अच्छा, आपने स्पार्क में थे, आपने काम किया, उसके बाद फिर क्या जर्नी हुई कि आपने कहा अच्छा नेस्पार्क छोड़ के मैं अपना वेंचर शुरू करता हूँ? नेस्पन के बाद पंजाब गवर्नमेंट का एक इदारा है आईडा, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट अथॉरिटी पंजाब। मेरे ख्याल में जो अपने बिजनेस वाइज जो मेरी सबसे ज़्यादा मैसिव लर्निंग हुई वो वहाँ पे हुई। और वहाँ पे जो प्रोजेक्ट की डीपली एग्जीक्यूशन जो देखना वो मैंने देखी। और वहाँ पे वो उस टाइम के जो चीफ मिनिस्टर थे उन्होंने वो इदारा बनाया और उस पर पूरी दुनिया से जो डायनामिक पाकिस्तानी थे, अमेरिका से, ऑस्ट्रेलिया से और मिडिल ईस्ट से, यूके से, वो पाकिस्तान लेके आए और प्रोजेक्ट्स को बड़ा कॉर्पोरेट सेक्टर के हिसाब से उनको एग्जीक्यूट करने की कोशिश की और बहुत ही तेज़ी से उस पर काम किया। और मुझे याद है कि उन दिनों में हमने लोगों की परसेप्शन होती है कि गवर्नमेंट में काम नहीं होता। मैंने खुद ज़्यादा तौर पे उस टाइम पे 20-20 घंटे, 30-30 घंटे, 24-24 घंटे लगातार काम किया हुआ है विदाउट एनी लीव और एनीथिंग। और बहुत ज़्यादा काम किया, लेकिन अगेन वो इदारे के पास बहुत अच्छा काम था, बड़ी अच्छी एग्जीक्यूशन थी। लेकिन वो फिर अगेन जब गवर्नमेंट चेंज हुई तो वही इदारा जो है एक तो पोलिटिसाइज भी हो गया और उसकी जो एग्जीक्यूशन है वो भी स्लो हो गई। उसमें वैसे एक फैक्टर ये भी है कि ज़ाहिर बात है जब बाहर से लोग आते हैं, हमें सिर्फ ये अज्यूम नहीं करना चाहिए कि हम बाहर से अगर आ गए हैं तो हम दुनिया का हर नॉलेज हमारे पास आ गया है। आप पे प्रोसेसेस हैं, उनको लर्न करके आप उनको अच्छे तरीके से समझ के अगर चीज़ों पे इम्प्लीमेंट करें तो ज़्यादा बेहतर तरीके से एग्जीक्यूशन होती है। तो उसमें टू वे चीज़ थी। यहाँ से जो नैब और बाकी मामलात वो भी बड़े स्ट्रिक्ट थे और वो भी जो बाहर से आ रहे थे वो भी बड़ा इंडिपेंडेंटली काम करना चाह रहे थे। जो ज़ाहिर बात है गवर्नमेंट साइड पे पूरी दुनिया में जब गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स होते हैं एक रूल एंड रेगुलेशन के तहत ही काम करते हैं। तो वहाँ उस इदारे में फिर बड़ा वो लर्निंग अच्छी की प्रोजेक्ट्स को कैसे हैंड्स ऑन एग्जीक्यूट करने हैं, डायरेक्टली उसमें कॉन्ट्रैक्टर सब कॉन्ट्रैक्टर से काम एग्जीक्यूट करवाने की कोशिश की। और वहाँ फिर जब पता चल गया कि अब मैक्सिमम लर्निंग हो गई है, इसके अलावा गवर्नमेंट साइड पे कोई लर्निंग रह नहीं गई, उसके बाद जो मेरा अगला वेंचर है क्लोथिंग ब्रांड का, उस टाइम मैंने फिर शिफ्ट किया। ठीक हो गया। तो ये आपने मेंशन किया था कि पाकिस्तान पास इस टाइम 2 एवेन्यूज़ हैं अच्छी ग्रोथ के लिए, आईटी इंडस्ट्री या क्लोथिंग टेक्सटाइल। आप माशाल्लाह दोनों में एक्सपीरियंस्ड, आपने दोनों में वेंचर शुरू किए हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद योर क्लोथिंग ब्रांड। जडोनी नाम था उसका? जी बिल्कुल। जडोनी, ठीक हो गया। तो कैसे आपने प्लान किया कि अच्छा भी एक कंप्यूटर इंजीनियर जो भी नेस्पार्क के साथ बिलियंस ऑफ डॉलर्स के प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं और ही इज़ वेरी हैप्पी देयर, और वैसे दैट्स ट्रू, जो गवर्नमेंट इदारे काम कर रहे हैं पाकिस्तानियों को नज़र आता है, उनकी इज़्ज़त भी होती है, और बहुत से इंजीनियर्स का भी ड्रीम है कि अच्छा लेट्स गेट अ जॉब इन नेस्पार्क इन द स्टार्ट। तो दैट्स ट्रू। तो एनीवेज, क्या वो माइंडसेट में चेंज आई आपकी जो आपने कहा कि अच्छा यार अब बस नेस्पार्क को छोड़ के मैं अपने क्लोथिंग ब्रांड शुरू कर रहा हूँ? अच्छा, क्लोथिंग ब्रांड का बिल्कुल मेरे जहन में नहीं था। मेरा था कि बिज़नेस स्टार्ट करना है। मैं और मेरे दोस्त हम हर डेली प्लान कर रहे थे कि अब क्या बिज़नेस स्टार्ट करना है, क्या नहीं करना। एक रेस्टोरेंट का भी जहन में था, लेकिन उसमें यह था कि वेस्टेज बड़ी ज़्यादा होती है, तो हमें पता नहीं था कि हम चीज़ें क्या बनाएं और कितनी वेस्ट हो। तो फिजिबिलिटी जो बनाई ना अपनी मेंटली भी और ऑन पेपर भी, उससे आइडिया हुआ कि ये बिज़नेस बेहतर नहीं। फिर भी इसके अलावा मल्टीपल ऑप्शन देखी। एक ये भी बिज़नेस सोचा था कि एग्रीकल्चर से रिलेवेंट के उस टाइम पे एक ट्रेंड आया था कि आप मुर्गियाँ या बकरियाँ वगैरह पाल लें। वो भी ज़रा उसकी फिजिबिलिटी की, वो भी उसमें जो ROI है बेहतर नहीं लगा और रिस्क फैक्टर बड़ा बेहतर लगा। तो यही सोच के ना ब्रांड का शुरू किया बिल्कुल फ्रेंकली कि स्टार्ट करते हैं, अगर कुछ भी ना बिका तो दोस्तों को गिफ्ट कर देंगे वेस्टेज कुछ नहीं जाएगी और चीज़ अभी भी बना ले 10 साल भी पड़ी रहे तो प्रोडक्ट पड़ी रहेगी, तो हमें नुकसान किसी चीज़ का नहीं होगा। तो उसके हिसाब से मैं और मेरे दोस्त हैं, हमने जब डेली हम प्लान करते हैं अब ये करेंगे वो करेंगे,
फाइनली हमने डिसाइड किया कि क्लोथिंग ब्रांड करते हैं और ब्रांड का नाम फाइनल करते हैं। फिर उसके बाद महीना टाइम लगा के जब फाइनल हमने प्रोडक्ट कर ली, हमने जब नाम फाइनल कर लिया तो एक दिन उठ के डोमेन खरीदी, वेबसाइट बनाई, और उसके बाद जो प्रोडक्ट्स है उस पर कुछ बेसिक से वर्किंग की हुई थी वो चीज़ें खरीदी, कपड़ा वगैरह, और दे दिया उसको उसके लिए मैन्युफैक्चरिंग के लिए। उसके बाद इत्तेफाक से एक कंस्ट्रक्शन का प्रोजेक्ट था बड़ा लुक्रेटिव, वो आ गया तो उसमें बिज़ी हो गए, उसको उसको करना शुरू कर दिया। मीनवाइल जब हमारे पास प्रोडक्ट्स बन के आ गई और हमने बस उसको छोड़ दिया, उस पर फोकस नहीं किया, कंस्ट्रक्शन की तरफ लग गए। तो पैरेलल में कंस्ट्रक्शन, पैरेलल में ये ब्रांड का काम स्टार्ट किया। और उसके बाद जब कंस्ट्रक्शन का पहला प्रोजेक्ट ख़त्म हुआ, दूसरा हुआ, थोड़ी ब्रेक आई, तो सोचा कि इतना टाइम हो गया कि इसको भी ना ज़रा करके देखते हैं, ट्राई करके देखते हैं कि इस प्रोडक्ट को सेल करते हैं। ये कौन सा टाइम था? ये 2018 का 19 का स्टार्ट 18 था। ठीक हो गया। तब ई कॉमर्स खैर पहले भी राइज पे ही था हाँ, उस टाइम बिल्कुल। भी आपकी स्ट्रेटजी थी कि आप ई कॉमर्स मतलब ऑनलाइन थी, आपने अपना स्टोर बनाया था उस टाइम? हाँ, शॉपिफाई पे स्टोर बनाया था खुद ही, और उसके पेजेस वगैरह बनाए, और कुछ बेसिक आइडिया भी नहीं था, लेकिन उसका ऐड लगाया। तो मुझे याद है तकरीबन प्रोडक्ट से हमारी टी शर्ट्स बनवाई थी हमने, और उसका ऐड लगा के उसकी सेल स्टार्ट की। एक हफ्ते में तकरीबन सारी प्रोडक्ट्स निकल गई अच्छा, जो आपने सोचा था गिफ्ट कर देंगे जो कभी। जो बनाई थी। तो अब मसला ये आ गया कि अब चीज़ें बना दी, सेल हो गई, फर्दर ऑर्डर आ रहे थे, कुछ पड़ा नहीं हुआ, वो बड़ा एम्बेरसिंग है। तो उसके लिए सोचा कि अब क्या करें, इस पर तो फर्दर टाइम लगेगा। तो एक नेक्स्ट एक ऑर्डर दिया, उसमें अब ज़ाहिर बात है डिमांड थोड़ी ज़्यादा रखी, और क्योंकि सारा अपनी जेब से ये किया, घर वालों से इशू करे, एक पैसा इस चीज़ मैंने लिया, तो उस पर किया ये कि एक मैन्युफैक्चरर हैं उनसे किया प्रोडक्ट पार्टनरशिप की कि आप प्रोडक्ट बनाएं, हम इनको सेल करते हैं और मिलके इसको फिर सेलिंग करते हैं। उस टाइम पे एक्सपो सेंटर में एक वो एक्सपो था, उस पर भी हमने पार्टिसिपेट किया कि ब्रांड की अवेयरनेस और मार्केटिंग भी करेंगे। तो पहला दिन था, तो साथ मैन्युफैक्चरर भी हमारे साथ थे। तो पहले दिन हमारी जो शर्ट्स वगैरह थी ना, 7 या 8 पीसेस बिके, और मैन्युफैक्चरर को हो गया कि ये फील्ड बिजनेस है, इनके साथ काम नहीं करना। वो अगले दिन आए नहीं। अगले दिन हमने अच्छी खासी कोई तकरीबन 50% जो 30-40% जो स्टॉक था ना, वो सेल कर दिया। उनका कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ, वो वापस आए। उसके बाद तीसरे दिन जो लास्ट डे था, जो रिमेनिंग जितना भी स्टॉक था तकरीबन, वो हमने सेल कर दिया। तो उसके बाद हुआ कि ये अच्छा काम है, इसको ना कंटिन्यू करके देखते हैं। खैर उसके बाद एक मज़े की चीज़ ये हुई कि विंटर का टाइम आ रहा था, तो एक दोस्त हैं, उनके पास मैं गया सियालकोट, सिर्फ ये पूछने कि हम इस्टा का हमारा ब्रांड है और हमारी हाई एंड क्वालिटी की प्रोडक्ट हम बनाना चाह रहे हैं और इंटरनेशनल ब्रांड से हम compete करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए कोई प्रोडक्ट्स आप दिखाएं। उन्होंने बोला कि मैं तो इन्हीं प्रोडक्ट्स को ऑलरेडी यहाँ पे मैन्युफैक्चर करता हूँ, तो आप मेरे से ही चीज़ें बनवा लें। तो मेरे से सोच में भी नहीं था कि इस लेवल की क्वालिटी की जो प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, उनसे हम भी अपने प्रोडक्ट बनवा सकते हैं, और वो भी छोटी क्वांटिटी में। तो खैर उनसे कुछ प्रोडक्ट्स बनवाई, और मुझे याद है तकरीबन 100 लेदर जैकेट्स थी जो बनवाई, और वो बड़ा एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स था। साथ कुछ वो टी शर्ट्स वगैरह थोड़ी सी क्वांटिटी में एडिशन भी बना ली, वो अगेन वो भी दोबारा सेल हो गई। अब उसमें किया ये हमने कि मुझे मेरी मदर ने एक आइडिया दिया कि 2-3 बड़े स्टोर्स हैं पाकिस्तान में, एनएन स्टोर, अल-फतेह स्टोर। यहाँ पे अगर मैं जाता हूँ तो प्रोडक्ट्स बड़ी अच्छी तरीके से, अच्छे लेवल, बड़े अच्छे रेट पे चीज़ें निकल सकती हैं, क्योंकि क्वालिटी मेरी वही थी उन प्रोडक्ट्स जैसी जो वहाँ पे ऑलरेडी काम कर रहे थे, इंटरनेशनल प्रोडक्ट्स जिसमें ज़ारा, टॉमी हिलफिगर, राल्फ लॉरेन, लाकोस्टे, इस तरह के ब्रांड से। तो खैर मैं वहाँ पे गया उनके पास पिच करने अपने ब्रांड को, और इंटरनेशनल ब्रांड से सारे वहाँ पे मैंने उनको बताया कि मैंने अपना ट्रेडमार्क अमेरिका में रजिस्टर करवाया है, क्वालिटी ये है, वो है, ऐसी चीज़ें सारी। तो मैंने स्टार्ट किया वहाँ पे जो होते हैं सेल्स रेप्स जो होते हैं, उनसे बात की। उन्होंने मुझे फ्लोर मैनेजर के पास भेजा, फ्लोर मैनेजर ने मुझे आगे जो मैनेजर है उनके पास भेजा, उन्होंने फिर जीएम के पास भेजा, और आफ्टर लाइक 4 और 5 मंथ्स के बाद तकरीबन मेरी जो वहाँ के डायरेक्टर है उनसे मुलाकात उन्होंने तय करवाई। तो मुझे आज भी याद है कि उस टाइम पे मैं टर्की था, तो मुझे उनके जीएम का मैसेज आया कि जो ऑनर है वो आपसे मिलना चाह रहे हैं। सुबह मेरी 7 बजे की फ़्लाइट थी पाकिस्तान की, 7 साढ़े 7 बजे मैंने पहुँचना था, और इन्होंने 10 बजे का टाइम दिया।
मैं जैसे ही पाकिस्तान लैंड किया डायरेक्टली इनके पास गया, मीटिंग की। अब मेरे पास पिच करने के लिए तो कुछ था नहीं, मैंने बस ये चीज़ पिच की कि हमारे ब्रांड की क्वालिटी ये है, आपके जो प्रोडक्ट्स की रिटेल प्राइसेस हैं वो ये रिटेल प्राइसेस हैं, और मेरी उनसे 2-3-4 टाइम्स भी कम रेट पे प्रोडक्ट्स हैं लेकिन सेम क्वालिटी की हैं। और ब्रांड भी और कंपनी भी मैंने अमेरिका में रजिस्टर करवाई, तो अमेरिकन ब्रांड है। इस लेस जो है कॉस्ट में, लेस प्राइस में और उसी क्वालिटी में। और उसमें ये पिच किया कि आपके लिए बेनिफिट इसमें ये हो सकता है कि आपके पास अभी हाई एंड ब्रांड आ रहे हैं। तो अल्फतेह को मैंने पिच ये किया कि जो हमारी प्रोडक्ट्स है क्वालिटी उनकी हाई है, प्राइस उनकी लो है। तो हमारे ब्रांड के थ्रू जो अल्फतेह का एक इम्प्रेशन बना हुआ है कि वहाँ पे सिर्फ हाई एंड प्रोडक्ट्स हैं इनकी, ग्रॉसरी में भी बाकी स्टोर्स में भी। इसके थ्रू हम ऐसी मार्केट, ऐसी जो है कस्टमर्स को भी लेके आ सकते हैं जिनका परसेप्शन अल्फतेह के बारे में डिफरेंट है, और वहाँ आके जब हमारी चीज़ें लेंगे और उनकी बाकी चीज़ें लेंगे तो एक सर्टन मार्केट जिसको वो कैप्चर कर रहे हैं, उसके अलावा बाकी मार्केट के भी वो कैप्चर करना शुरू करेंगे। अब मुझे मेरे वैभव को मान में भी नहीं था, वो उन्होंने फिर आइडिया अप्रूव किया और हमें अच्छी खासा जो एक एरिया है वो अलॉट किया। और जब उन्होंने अलॉट किया तो उस पर उन्होंने उनको एक, अपार्ट फ्रॉम दिस थिंग, मैंने ये भी पिच किया कि जो इसका इनाग्रेशन है वो बड़ा हम ज़बरदस्त तरीके से करवाएंगे। तो ये दो चीज़ें मैंने पिच की। अब पता नहीं क्या फैक्टर होगा, क्या रीज़न होगा, उसकी वजह से उन्होंने मुझे स्पेस एलोकेट की। और जब स्पेस मुझे मिली तो मेरे पास उस टाइम सिर्फ अराउंड 72 के करीब लेदर जैकेट्स थी। इसके अलावा कोई प्रोडक्ट नहीं था वहाँ पे लगाने के लिए। आपको ज़रिए पता है एक स्टोर को पूरा फिल करना पड़ता है। तो मैंने 1.5 महीने का टाइम मांगा कि मैंने कहा कि उसके लिए प्रोडक्ट तो नहीं बताया कि मेरे पास कुछ है नहीं, ये उनको बताया कि उस जो स्टोर है उसको मैंने वो करना है, सेट करना है, मार्केटिंग स्ट्रेटजी बनानी है, तो उसके लिए इतना टाइम कर दे दें। तो टाइम मिला, उस 1.5 महीने के अंदर अंदर मैंने जितनी भी तेज़ी से हो सकता था जीन्स, शर्ट्स, जो भी प्रोडक्ट्स पॉसिबल थी वो बनवाई, जल्दी जल्दी में बनवाई। और फाइनली जब इनाग्रेशन किया तो मुझे जो 3 महीने का टारगेट मिला सेल का, वो तकरीबन फर्स्ट वीक में ही मैंने फिर अचीव किया। और वहाँ से फिर ब्रांड का एक स्टार्ट हुआ, और फिर आगे एक के बाद दूसरा स्टोर, तीसरा स्टोर और ऑनलाइन सेल, वो फिर हम एक्सपैंड करते रहे। ठीक हो गया। अच्छा, इसमें काफ़ी क्वेश्चन हैं, वैसे आपकी काफ़ी इंस्पिरेशनल स्टोरी है। मुझे बताएं कि आपने शुरू टी शर्ट से किया था, राइट? और फिर आपने बाद में एक्सपैंड किया लेदर जैकेट्स के अंदर और जीन्स और बाकी और कोई एक्सेसरी आप? हाँ जी बिल्कुल, वो जो भी आपकी प्रोडक्ट्स होती हैं, पोलो शर्ट, जैकेट्स, हर तरह की जो प्रोडक्ट्स हैं मेन वीमेन, सब में हमने स्टार्ट ठीक किया हो हुआ गया। है। तो आपका अमेरिका पे शॉपिफाई स्टोर था और आपकी वहाँ से अच्छे खासे सेल्स और रेवेन्यू आ रहे थे। तो आपके लिए ड्राइविंग फोर्स क्या थी कि आप पाकिस्तान के मार्केट के अंदर स्टेप इन करें और यहाँ अपना ब्रांड खोलें? अच्छा, उसमें मेरा एक पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि लोगों को बड़ा शौक होता है कि बिज़नेस हमने बाहर करना है, ये काम करना है। तो मेरे ख्याल में जिस जगह पे आप बेस्ड होते हो, अगर आप वहाँ पे एक बिज़नेस को एक अच्छा चला के एक्सपैंड कर दें, और स्पेशली ब्रांडिंग में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आपकी इन्वेंट्री मैनेजमेंट होती है। वो चीज़ें तब तक आप मैनेज नहीं कर सकते जब तक आपकी वो चीज़ कंट्रोल में नहीं है। यानी आपको एक पूरे तरीके से आपने बेशक सॉफ्टवेयर के थ्रू, बेशक सर्टेन सिस्टम के थ्रू, बेशक एक्सेल फाइल के थ्रू एक प्रॉपर सिस्टम नहीं ना बनाए हो। आप एक प्रॉपर इन्वेंट्री मैनेजमेंट का सिस्टम बनाए बगैर एक ब्रांड को ऑपरेट नहीं कर सकते, नियरली इम्पॉसिबल है। आपकी लाइबिलिटीज़, आपकी जो वो हैं लीकेजेस, वो इतनी ज़्यादा हो जाएंगी कि आप इवेंचुअली लॉस में होंगे। तो उसके लिए बड़ा ज़रूरी है कि आप अपनी, जहाँ पे आप बेस्ड हो, एक चीज़ को वहाँ पे मैच्योर करें। जब उसको एक दफ़ा आप हर लिहाज से सॉलिड कर लें और आप रेडी हो हर लिहाज से उस चीज़ को फर्दर एक्सपैंड करने के लिए, फिर ही आपको आगे जाना चाहिए। उस पर छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, जैसे आपकी वेबसाइट में किसी का ऑर्डर आया और वो आप ऑर्डर फुलफिल नहीं कर सके, वो एक नेगेटिव इम्पैक्ट है। उसके बाद अगर कंसिस्टेंटली ये चीज़ हो तो एक नेगेटिव इंप्रेशन भी होगा, और वो जो क्लाइंट है, जो पोटेंशियल रिटर्निंग क्लाइंट है, वो आपके पास वापस नहीं आता है। क्योंकि एक अच्छा जो ब्रांड है उसमें पावर सिर्फ ये नहीं होती कि आपके पास रोज़ नए नए क्लाइंट्स आ रहे हैं और उनको आप सर्व कर रहे हो। मेन पावर ये है कि आपके जो रिटर्निंग क्लाइंट्स हैं वो आपके पास कंसिस्टेंटली वापस आ रहे हैं। 30% तक एटलीस्ट आपकी रेशियो है रिटर्निंग कस्टमर्स की। उसके बाद आप फिर कह सकते हो कि एक फर्दर आपने ग्रोथ की तरफ जा रहे हो। फिर आप अपने होम टाउन में, बेशक आप यहाँ बेस्ड हो, बाहर बेस्ड हैं, उस पर एक दफ़ा आप सॉलिड हो जाएँ, फिर आप एक्सपेंशन करें, फिर आप एक स्मूथ एक्सपेंशन करते हैं। वरना आपके हमेशा जो एक्सपेंशन है वो आपके लिए नुकसानदेह साबित होती है। ठीक हो गया। तो ऐसे आपने जनरली बताया अपनी स्टोरी में कि आपने पाकिस्तान के जो टॉप स्टोर्स हैं उनको रीच आउट करना शुरू किया, अल्फतेह को, एनएम मॉल को। तो आपने उनको ये बताया था कि मेरा यूएस ट्रेडमार्क है, यूएस में रजिस्टर्ड है ब्रांड।
लेट्स सपोज अगर हम स्टोरी चेंज करें, आप कहें मेरा पाकिस्तान रजिस्टर्ड है ब्रांड, आपको क्या लगता है कि एनएम या बाकी जो हायर एंड मॉल्स है वो आपको ये रिस्पॉन्स देते हैं या ना? मेरे ख्याल में अपार्ट फ्रॉम पिचिंग जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो आपकी प्रोडक्ट होती है। तो मैं बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट था जब मेरी प्रोडक्ट थी वहाँ पे मुझे अभी भी याद है कि पहले ही दिन एक बहुत टॉप का इंटरनेशनल ब्रांड है, उसकी प्रोडक्ट एक क्लाइंट ने वापस की और मेरी प्रोडक्ट उन्होंने ली। और मेरी जो क्वालिटी है वो इतनी एक्स्ट्रॉर्डिनरी थी कि उससे मुझे पता था कि अगर बेशक लोकल हो, थे तो हम लोकल ब्रांड ही ना, बेशक हम रजिस्टर जहाँ मर्जी कर दें, बेशक जहाँ मर्जी हो, प्रोडक्ट कितनी पावरफुल थी कि उसमें रिफ्यूज़ल प्रोडक्ट की वजह से नहीं हो सकता था, पिचिंग की वजह से हो सकता था, मार्केटिंग स्ट्रेटजी की वजह से हो सकता था। लेकिन अगर प्रोडक्ट आपका सॉलिड है और साथ ये 2 चीज़ें भी अच्छी हैं, आपकी मार्केटिंग और पिचिंग, तो फिर आपको लाज़मी कोई ना कोई स्पेस प्रोवाइड करते हैं और उसके बाद जब आपको एक जगह मिल जाए, एक प्लेटफ़ॉर्म मिल जाए, फिर आपकी जो नेक्स्ट परफ़ॉर्मेंस है वो बड़ी मैटर करती है और उसी से फिर आप फर्दर ग्रो करते हैं। ठीक हो गया। आजकल आपने देखा होगा बहुत ट्रेंड आ रहा है शॉपिफाई स्टोर्स का। लोग ऑल तो काफ़ी पुरानी चीज़ है बट स्टिल आज भी लोग एंटर कर रहे हैं और उसका उतना ही बूम चल रहा है इस टाइम भी। तो आपके पास कोई जनरल गाइडलाइंस हो कि किस तरह लेके चलना है शॉपिफाई स्टोर को? क्या उसमें बंदे के पास शुरू में होनी चाहिए क्वालिटीज़ या माइंडसेट? मेरे ख्याल में जो हम जो पाकिस्तान में एक बड़ी मार्केट है हमारी, जो अभी भी एक एस्टिमेटेड मार्केट है, वो 4 टू 5 बिलियन डॉलर की ई कॉमर्स मार्केट है जो जिसमें है स्कोप। और ये बहुत कम फिगर्स हैं, एक्चुअली इससे चीज़ें बहुत ही ज़्यादा होंगी क्योंकि सिर्फ दुबई की इतनी तकरीबन मार्केट है और हमारी तो पॉपुलेशन अच्छी खासी है। तो एक अगर आपकी प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी है, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली जो लोकल ब्रांड्स हैं या जो यहाँ पे चीज़ें बिकती हैं, शायद लोगों की बाइंग पावर इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं, इस वजह से भी, या शायद कोई और फैक्टर होते होंगे जिसकी वजह से क्वालिटी पे थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है या इस मजबूरन शायद कम करनी पड़ लगती है वो क्वालिटी। तो अगर क्वालिटी आपकी सॉलिड है और प्राइस अच्छी है तो चीज़ आपकी बिकती है। लेकिन उसको बेचने के लिए फिर अवेयरनेस आप किस नीच पे लेके जा रहे हैं, किस मार्केट में लेके जा रहे हैं, वो भी बड़ा मैटर करती है। अगर कोई आपके लेट से पोलो शर्ट है, मेरी पोलो शर्ट की प्राइस थी 4,000 से 5,000 के बीच। अ, मुझे नहीं लगता कि अगर मैं किसी ऐसी जगह पे इसको मार्केट करता जहाँ पे रिटेल प्राइस जो बाइंग प्राइस है वो 2,000 से ऊपर ना हो, तो मेरी चीज़ अच्छी बिक बिक सकती थी। लेकिन यहाँ पे मेरी सबसे ज़्यादा इकोनॉमिकल थी, मेरे बाद 8 से 10,000 की पोलो शर्ट थी ज़ारा की, और लकोस्टे, कैल्विन क्लाइन वो तो 20-30 प्लस थी। तो उसमें सेम क्वालिटी की प्रोडक्ट अगर इस कॉस्ट में, तो एक अच्छा इम्पैक्ट वैसे ही आप क्रिएट करते हैं और आपकी सेल चीज़ हो ही जाती है ऐसा। ठीक हो गया, बिल्कुल। तो आपने जैसे मेंशन किया कि शुरू में आपने बस अपने दोस्त साथ एक वेंचर शुरू किया था और बीच में आप डिस्ट्रैक्ट भी हो गए एक रियल एस्टेट प्रोजेक्ट के ऊपर। तो उस तरह का एक वेंचर जो आपने दोस्त साथ स्टार्ट किया वो एंड पे इतना बड़ा हो गया कि आप अब पूरे पाकिस्तान में स्टोर्स खोल रहे हैं, आपका यूएस में स्टोर चल रहा है अलग से शॉपिफाई के ऊपर। तो आपका क्या जो आपने विजन किया था एक बार कि अच्छा यार इस मेरे ब्रांड को वहाँ तक लेके जाना है, तो ये आपका एंड गोल यही था या आपने ज़्यादा प्लान किया हुआ था इसका? प्लान तो ज़्यादा किया था और लेकिन उसके बाद फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि इससे ज़्यादा बेहतर जो मेरे लिए फील्ड है तो वो आईटी की है। और मीनवाइल जब मैं इस पे काम कर रहा था अपने ब्रांड पे, तो आईटी का भी काम हमने साथ स्टार्ट कर दिया था, डिजिटल मार्केटिंग का। तो जब दोनों बिजनेस को फिर एनालाइज किया, प्लस आजकल जो पॉलिटिकल सिचुएशन है पाकिस्तान की और बाकी वो ब्रांड इवेंचुअली जब इसको फर्दर ग्रो किया, किसी तरह पार्टनरशिप में ही स्टार्ट किया, तो उसमें फिर यही रियलाइजेशन या डिसीजन हुआ कि वो ब्रांड फिर वो उसको लेके चलें और मैं फिर जो है आईटी की फील्ड को लेके चलूँ। तो फिर आईटी की तरफ ही फिर मैंने आगे उसमें यानी चलना शुरू कर दिया। ठीक हो गया, नहीं दैट्स अ वेरी अमेजिंग थिंग। पाकिस्तान में ये मसला है कि हम लोग अगर कोई वेंचर एक्सपो स्टार्ट कर दे और वो चल पड़े तो बंदे कहते हैं बस ठीक है यार, आई एम डन विद माई जॉब, मेरी ज़िंदगी का ही मकसद था। लेट्स सपोज मैंने 2-3 स्टोर्स खोल लिया, बस मेरा बल फतेह के ऊपर पूरा एक सेक्शन है, तो बस मेरी ज़िंदगी का ही मकसद था, दी एंड मैं अब बस पार्टी कर रहा हूँ। पर आपने प्लान किया कि अच्छा अभी दिस इज़ नॉट इट, मतलब मैं यार रुक नहीं रहा, मुझे पता है कि मैं इससे बेहतर कर सकता हूँ और दिस जस्ट स्टार्ट, मैं इससे बेहतर जाऊँगा, करूँगा और माशाल्लाह यू डिड दैट एज़ वेल। तो अमेजिंग। उसके ऊपर भी अभी हम आएंगे आपकी जो आईटी इंडस्ट्री या आईटी फील्ड के अंदर जो आपकी कंट्रीब्यूशन है, कंपनी है। पर आपके वैसे मुताबिक क्या सबसे हाईएस्ट पॉइंट था आपकी क्लोथिंग ब्रांड का? क्या आपको लगा कि यार दिस इज इट, यहाँ तो बस पैसे पूरे हो गए या मेरा ख्वाब पूरा हो गया? अ, उसमें जब ज़ाती तौर पे जब वो इसको इंटरनेशनल हम लेके गए अपने अमेज़न पे सेलिंग के लिए, स्पेशली मिडल ईस्ट में, और हमने वहाँ पे जैक एंड जॉन्स और एडिडास जैसे ब्रांड से भी कम्पीट किया। तो वो मेरे ख्याल में टाइम था कि वो इंटरनेशनल
ऑडियंस भी आपकी चीज़ खरीद रही है और उसमें रेटिंग भी अच्छी दे रही है, तो वो एक पॉइंट था कि अब लग रहा था कि बहुत ज़्यादा अच्छी इसकी ग्रोथ फर्दर आगे हो सकती है। अच्छा, आई रिमेंबर कि आपकी जो ब्रांड की शर्ट है जिसका आपने सारी जर्नी बताई है, एक पिक्चर स्पॉट थी जिसमें इमरान खान ने आपके ब्रांड की शर्ट पहनी हुई थी। तो व्हाट वाज दैट फीलिंग एग्जैक्टली कि एक ख्वाब जो आपने देखा था आज पाकिस्तान के सबसे फेमस पर्सनैलिटी अनडाउटेडली उन्होंने शर्ट पहनी हुई है, व्हाट वाज द फीलिंग एट दैट टाइम? हाँ, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी था। एक दोस्त ने पिक्चर भेजी, खान साहब मौलाना तारिक जमील साहब के साथ एक मीटिंग में बैठे हुए थे इस्लामाबाद में, तो उन्होंने ये शर्ट पोलो पहनी हुई थी। तो मुझे पहले हुआ कि पता नहीं हमारी प्रोडक्ट है किसकी, तो उसको जूम करके देखा तो वही चीज़ थी। उसके बाद किसी मैगजीन ने पिक किया, उसको पब्लिश किया, एक के बाद दूसरे, दूसरे के बाद तीसरे ने, और उसके बाद फिर हमारी जो रेगुलर सेल थी, उससे कई गुना ज़्यादा सेल उसकी आना शुरू हो गई। और इवन कुछ ये भी चीज़ें थी कि हमने जो नेक्स्ट ईयर के लिए कुछ चीज़ें प्लान की हुई थी, जो प्रोडक्ट पड़ी हुई थी इन्वेंट्री में, वो भी हमें उसमें ऐड करके निकालनी पड़ी। तो मुझे तब रियलाइजेशन हुई कि जो सेलिब्रिटी पावर है, सेलेब पावर, वो होती क्या है और उसके थ्रू सेल में कितना ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो वो और मेरे ख्याल में ज़ाती तौर में सबसे जो अ, बड़ा इन्फ्लुएंसर है पाकिस्तान का, वो खान साहब ही हैं। तो उसके बाद जो रिस्पॉन्स है वो एक्स्ट्रॉर्डनरी था। अमेजिंग, ठीक हो गया। तो आप समझ लें कि यू आर ऑन द बूम, आपके सारा जो क्लोथिंग ब्रांड है बूम में चल रहा है। लाइक ऐसी चीज़ थी जो बहुत से लोग ख्वाब देख सकते हैं कि हमने अपने ब्रांड को यहाँ तक पहुँचाना है। तो क्या फैक्टर्स है कि आपने कहा कि अच्छा यार, दिस इज़ नॉट द थिंग फॉर मी, फुल टाइम मैं एक आईटी कंपनी में ज़्यादा अच्छा ग्रो कर सकता हूँ। तो क्या फैक्टर्स है आपने जो इनिशली ये? मल्टीपल फैक्टर्स है उसमें। ज़ाहिर बात है, एक मुल्क की हालात अभी रिसेंटली चल रहे थे, उसमें जो ओवरऑल हर ब्रांड की जो सेल है वो 40 to 50% डाउन हो चुकी है। इसलिए अभी भी देख रहे होंगे, जो अभी ईद का टाइम गुजरा है उसमें एक्सटेंसिव सेल्स पे चीज़ें चल रही हैं और बाकी मामला हैं। ओवरऑल ये बाइंग पावर हमारी इकॉनमी वैसे स्लो हो गई है। तो जो टेंजिबल गुड्स की जो मार्केट है उसमें आप किसी भी फील्ड को उठा लें, आप मैन्युफैक्चरिंग को देख लें, कंस्ट्रक्शन को देख लें, टेक्सटाइल को देख लें, ब्रांड्स को देख लें, वो डाउनवर्ड ही जा रही थी चीज़ें। तो उस टाइम पे राइट डिसीजन यही लगा कि जो आईटी की फील्ड है, सर्विसेज की फील्ड है, उस पे ज़्यादा फोकस किया जाए, क्योंकि उसके बाद सारी बात है बेशक जितना मर्जी उसमें एक हाई टाइम आया हो ब्रांड में, लेकिन जो आरओआईज़ है प्लस उसमें जो बाकी मामला हैं उनको देख के आपको वाइज डिसीजन लेके उससे आउट होके ऐसे भी उस पे बिज़नेस में जाना चाहिए जो सर्विसेज का है, जिसके ओवरहेड्स मिनिमल हैं। इसमें ब्रांड में अट्रैक्शन तो बहुत है, काम भी बहुत अच्छा है, लेकिन अगर आपने लेट से 1 करोड़ की अगर सेल करनी है पर मंथ, उस सेल को अचीव करने के लिए आपके पास स्टॉक पे 3 से 4 करोड़ का स्टॉक हर टाइम अवेलेबल होना चाहिए, और फर्दर भी आपने ऑर्डर्स दिए होने चाहिए एडवांस में, ताकि पिछली इन्वेंट्री को फुलफिल कर सकें। तो एक इन्वेस्टमेंट काफ़ी बड़ी चाहिए, उसको फिर रोल करना, स्मार्टली करना, और उसमें जो आपका टाइम लगता है, ज़ाहिर बात है वर्थ इट तो होता है, लेकिन वही टाइम अगर आप दूसरी फील्ड में जैसे आईटी फील्ड है उसमें कंज्यूम करें तो रिटर्न्स गिवन द करंट सिनेरियो जो पाकिस्तान में है, रिटर्न ज़्यादा बेहतर है। ठीक हो गया। तो आपने अपना आईटी वेंचर कब शुरू किया था? वो के साथ ही जब ब्रांड को स्टार्ट किया था, तो साथ ही वो आईटी का भी स्टार्ट किया, क्योंकि ब्रांड के जो डिजिटल साइट है उसको वो आईटी टीम ही मैनेज करती है। तो स्टार्ट तो अपने काम के साथ किया, प्लस एक आध और ब्रांड उसमें ऐड होते गए, और वो तो अल्लाह की तरफ से जो आईटी कंपनी है वो ऑटोमेटिकली साथ ग्रो करना शुरू कर दी। आपका मतलब ये था कि आप शुरू में इनिशियली एक क्लोथिंग ब्रांड मैनेज करें, साथ अब आईटी वाली साइड पे भी थे। तो अब आपकी आईटी कंपनी किस पॉइंट ऑफ व्यू पे चल रही है, किस तरह चल रही है? बिल्कुल, जो उस पे हमारे पास क्लाइंट्स है, कुछ इंटरनेशनल बड़े अच्छे लेवल पे उनका काम है, तो उनके भी सर्विसेज हम प्रोवाइड कर रहे हैं। साथ साथ जो अपने ब्रांड से सीखा है और इस फील्ड से सीखा है, आईटी प्रोडक्ट्स की तरफ भी हम जा रहे हैं, सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स की तरफ, और उसमें वही चीज़ें हम फुलफ़िल कर रहे हैं जो एज़ ए ब्रांड हमें ज़रूरत थी, या एज़ ए आईटी कंपनी हमें बड़ी ज़रूरत है अपने ऑपरेशंस को चलाने के लिए। तो उस तरह के बड़े सिंपल प्रोडक्ट्स हैं, वो भी हमने लॉन्च किए हैं। रिसेंटली एक हमने प्रोडक्ट लॉन्च किया है, वो सिर्फ $10 का प्रोडक्ट है, वो है एआई चैटबॉट। उसमें आपकी कोई भी वेबसाइट है, उसके साथ आप इसको अटैच कर दें। लेट्स से अगर आपकी वेबसाइट है, कार कंपनी है, और उसके अलावा आपके कोई क्लोथिंग ब्रांड है, कोई आपका रेस्टोरेंट है, वो आपकी वेबसाइट का डेटा जो है एआई बेस्ड प्रोडक्ट है, खुद ही रीड करके उससे रिलेवेंट जो भी क्वेश्चन उससे पूछते हैं कस्टमर, उनको वो ऑटोमेटिकली रिस्पॉन्स वो देता है। तो एक तो उसकी कॉस्ट बड़ी ऐसी है कि वो स्टार्टअप्स के लिए, छोटी कंपनीज के लिए
बड़ी कॉस्ट इफेक्टिव है। जो सोशल मीडिया मैनेजर रखते हैं और उसके बाद उसका भी एक एक्सपेंस है, जो सैलरीज पे करनी पड़ती हैं, तो उसकी रिप्लेसमेंट में आपको एक बस चैटबॉट अटैच करना होगा जो ऑटोमेटिकली सबको रिस्पॉन्स दे देगा। तो इस तरह के प्रोडक्ट्स हैं, इसके अलावा मल्टीपल और भी प्रोडक्ट्स इस पे ठीक है, तो मेप्टेक्स अभी एआई में ऑपरेट कर रही है, राइट? नहीं, मल्टीपल प्रोडक्ट्स पे, सर्विसेज पे भी प्रोडक्ट्स ऐड करिए, काम कर रहे हैं। आपने जो भी प्रोडक्ट इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। तो अभी आप सिर्फ ये पाकिस्तानी इंटरनेशनल मार्केट पे कर रहे हैं, पाकिस्तानी मार्केट के अंदर भी ओवरऑल चल रहे हैं? हर जगह अवेलेबल, लोकल भी, बाहर भी, सब जगह पे अवेलेबल है। जी बिल्कुल, क्योंकि देखें ना, आप कस्टमर सपोर्ट के लिए कुछ भी रखते हैं वेबसाइट के ऊपर, आपकी बेशक क्वेरी होती है, ईमेल होती है, सोशल मीडिया होता है, वो मैनेज करना एक इंसान के लिए आपको एक कम से कम एक इंसान रखना पड़ता है, और फिर उसके ऊपर वही एक्सपेंसेस होते हैं, डिलेज होते हैं, एरर का चांस होता है। जबकि एआई का मॉडल, आपका जो चैट बॉट है, अच्छी तरह ट्रेंड हुआ, तो वहाँ एरर का चांस कम है। बिल्कुल। तो इट्स वेरी इनोवेटिव और फ्यूचरिस्टिक चीज़ है, और मुझे लगता है कि आने वाले 1 साल के अंदर अंदर ही सारी वेबसाइट्स के ऊपर इस तरह की चीज़ें ही होंगी। हाँ जी, बल्कि बड़े इंटरेस्टिंग 2 चीज़ें थी। एक तो फेसबुक और जो है गूगल और बाकी इस तरह के प्लेटफॉर्म्स, वो भी इस तरह के जो बॉट्स हैं, चैटबॉट, उन पे काम कर रहे हैं। तो जो सोशल मीडिया मैनेजर की पोस्ट है, वो फेसबुक वगैरह में ऑलरेडी मेटा में खतरे में है। तो है उसमें, और जो हमारा प्रोडक्ट है उसका असल में रेट बहुत कम है, बहुत नॉमिनल, तो हर बंदा अफोर्ड कर सकता है। और जो ग्लोबल इंटरनेशनल ब्रांड्स हमने देखे हैं, इवन ह्यूज जो ब्रांड्स हैं, वो जो प्रोडक्ट यूज़ करें वो एआई बेस्ड नहीं है। तो हमें फिर उम्मीद ये है कि हमारे प्रोडक्ट में जो एआई वाले फीचर है उसकी वजह से, और उसमें जो आसानी है उस मॉडल को खुद ही ट्रेन ऑन करने की, और फर्दर सेल्फ ट्रेन के अलावा हम भी उसको ट्रेन कर सकते हैं। तो उससे बड़ा एक बेनिफिट है कि एक चीज़ का ना ये स्कोप बड़ा अच्छा हो सकता है, और बड़ा अच्छा तरीके से चीज़ ग्रो कर भी रही है और फर्दर भी कर सकती है। नहीं बिल्कुल, आजकल पाकिस्तान में भी ई कॉमर्स ब्रांड्स काफ़ी ज़्यादा इमर्ज हो रहे हैं, तो उनके लिए भी काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है ये, कि बजाय वो अपना एक कस्टमर सपोर्ट रिप्रेजेंटेटिव रखें, तो उसकी बजाय वो एक आपका बॉट यूज़ करें और उनकी सारी क्वेरीज सॉल्व हो रही हैं। परफेक्ट परफेक्ट। अच्छा, आजकल आप देखें, बैक आज से कुछ साल पहले जब आपने वेंचर स्टार्ट किया तब भी आईटी बूम चल रहा था, पर आजकल आईटी या सॉफ्टवेयर हाउस एक आइडियल बिजनेस है हर बंदे के लिए। रीज़न बीइंग के हर बंदा चाहता है कि मेरी इनकम डॉलर्स में हो और मेरी स्पेंडिंग पीकेआर में, मैं पाकिस्तान में रह के डॉलर्स कमा रहा हूँ। और इंजीनियर्स का भी आजकल ये पॉइंट ऑफ व्यू है, और सॉफ्टवेयर कंपनीज का भी ये पॉइंट ऑफ व्यू है। उसके ऊपर आप बताना चाहिए कि लेट्स सपोज 2 सिनेरियोज है। पहला सिनेरियो कि एक बंदा जो कि इंजीनियर है आपकी तरह, उसके लिए उसने अगर कुछ वेंचर स्टार्ट करना है तो उसको क्या स्टेप्स लेने चाहिए, उसका क्या विजन होना चाहिए, उसका क्या माइंडसेट होना चाहिए। और दूसरा क्वेश्चन कि एक इंडस्ट्री के बाहर का बंदा, लेट्स सपोज एक बिजनेसमैन है जो पिछले साल या पहले कोई और काम कर रहा था, वो कह रहे हैं मेरे आईटी इंडस्ट्री में स्टेप इन करना है, उसके लिए क्या स्टेप्स होने चाहिए? अच्छा, पहले तो बिजनेस में जिसमें भी अपने एंटर होना है, एक तो थॉरो वर्किंग, थॉरो प्लानिंग ज़रूरी है, और एक अच्छी फिजिबिलिटी बनाना इंपॉर्टेंट है, और रियलिस्टिक फिजिबिलिटी और ऑनेस्ट फिजिबिलिटी हो। उसके बाद एक्सट्रीम हार्डवर्क। लोग कुछ बात करते हैं कि जॉब करनी चाहिए या बिज़नेस करना चाहिए। ट्रस्ट मी, मैं अल्लाह का शुक्र है बिज़नेस में बहुत ज़्यादा खुश हूँ, लेकिन अगर आपकी जो है सैलरी अच्छी है, जॉब अच्छी है, और आपको लाइफ में सुकून चाहिए, तो जॉब ही बेहतर है। बिज़नेस में ये है कि सुकून उस तरह नहीं है, लेकिन जो वो हैसल है, वो अगर आपको पसंद है पर्सनली, आप उसको एंजॉय करते हो, तो वो आपके लिए इंजॉयमेंट है। लेकिन अगर वो आप उसको एंजॉय नहीं करे, आप लेज़ी हो, आपको अपना आराम, आपको अपनी दोस्तियाँ पसंद है, आपको अपना हैंगआउट्स पसंद है। मुझे नहीं लगता कि पिछले 4-5 साल में मैंने प्रॉपर कभी फैमिली को या टाइम दिया हो, जब से एटलीस्ट बिज़नेस स्टार्ट किया है, या लोगों के दोस्तों के साथ मिलके कोई हैंगआउट वगैरह किया हो। बल्कि अब थोड़ा अभी ये बात करते रियलाइज़ हो रहा है कि जो दोस्त है मेजॉरिटी ख़त्म भी हो गई हैं दोस्तियाँ, क्योंकि वो जब आप अपने स्टार्टअप्स को ग्रो कर रहे होते हो, तो आपके पास टाइम किसी भी चीज़ का नहीं होता। आपके रिश्तेदार भी नाराज़ होते हैं, आपके दोस्त भी नाराज़ होते हैं, जो आपके साथ बहुत क्लोज और होते हैं, और या जिन्होंने लॉन्ग टर्म चलना होता है, वो आपके साथ ही रहते हैं। और उस टाइम पे जो आपके साथ टेम्परेरी दोस्त होते हैं, क्योंकि आपने टाइम नहीं दिया होता, तो वैसे भी आपको छोड़ना शुरू हो जाते हैं। तो बेहतर उसमें यही चीज़ है कि प्रॉपर फिजिबिलिटी बना के, प्रॉपर माइंड बना के, और हमारा जो पाकिस्तान का जो इन्वायरमेंट है, और जो जॉब वाली फैमिलीज़ का इन्वायरमेंट है, उस इन्वायरमेंट के अगेंस्ट आपको चलना होता है। तो वो सारी चीज़ें फिर माइंड में रखनी चाहिए, और आपके लाइफ में एट द एंड ऑफ द डे बिजनेस के अलावा फिर कोई चीज़ रहती नहीं, आपको उसी में फोकस करना पड़ता है, हर टाइम उसके बारे में सोचना पड़ता है, और दिन रात फिर एक करने पड़ते हैं। बिल्कुल, ये बहुत अच्छा पॉइंट आपने एक हाईलाइट किया है, जो कि मैं चाहता हूँ कि हर बच्चा सुने, जो आजकल कहते हैं कि मैंने एंटरप्रेन्योर बनना है। मेरे पर्सनली बहुत एंटरप्रेन्योर साथ टाइम गुजारा है, वक्त गुजारा है। एक जॉब के अंदर एक बंदा 9 to 5 काम कर रहा होता है, और बाद उसके बाद बाकी टाइम फैमिली के लिए होता है या बाकी अपने दोस्तों के लिए होता है।
अच्छे एंटरप्रेन्योर्स में जितने भी देखे हैं जिनकी एक कंपनी वाकई ग्रो की है, जिन्होंने कुछ किया है, उनको मैंने 9 to 9 के 9 to 12 दिन में 20-20 घंटे काम करते देखे रेगुलरली, और उनका एक एफर्ट होता है। और वाकई आपने बिल्कुल सही कहा है कि ज़िंदगी में कुछ और बचता नहीं है, आपका बिजनेस सब कुछ होता है, आपकी पर्सनल लाइफ बिजनेस होता है, आपके दिमाग में बिजनेस होता है हर टाइम आपका। आप चाह रहे हो तो मैं कंपनी को ऐसे ग्रो कर लूँ, ये ग्रो कर लूँ। तो बिल्कुल अगर आप एंटरप्रेन्योरशिप को परस्यू करना चाहते हैं, जस्ट बी वेयर के ये वाली लाइफ इतनी आसान नहीं है, लगती आसान है, वो 30-35-40 साल की उम्र में जाके होती है, जब आपका बिजनेस एक बार एक कॉर्पोरेट में बन जाता है, एस्टैब्लिश हो जाता है। उससे पहले वाली लाइफ इज़ वेरी टफ। तो जब भी आप एंटरप्रेन्योरशिप में स्टेप इन कर रहे हो, मेक श्योर कि आप ये वाले पॉइंट्स आपको पता हो कि लाइफ इज़ नॉट गोना बी ईजी फॉर यू। या अगर स्पेशली कुछ लोग का होता है कि अच्छा यार आसान जॉब हो, आसान ज़िंदगी होगी, अपना बिजनेस होगा, बस हम ऊपर से देख रहे होंगे, चल रहा होगा, ऐसे नहीं होता। तो आई गेस ये वजह भी है काफ़ी कि एंटरप्रेन्योर्स या काफ़ी वेंचर्स शुरू होकर बंद हो जाते हैं, क्योंकि लोगों को ये लगता है कि हम एक आसान लाइफस्टाइल की तरफ जा रहे हैं, जबकि होता अपोजिट है। तो अगर आप अच्छी लाइफस्टाइल चाहते हैं, गो फॉर अ जॉब। अगर आप अच्छी ज़िंदगी चले आगे जाके चाहते हैं, या आपका वैसे पर्सनल गोल है कि मैंने कुछ अचीव करना है, तो गो फॉर एंटरप्रेन्योरशिप। नहीं, उसमें उसमें एक और भी चीज़ है इसके अलावा, कोई इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर आपने अपना स्टार्ट कर भी लिया, लेट्स से कोई स्टोर है आपका, कोई ग्रोसरी स्टोर है, आपने सस्टेनेबल मॉडल उस पर अचीव कर लिया, बेशक 1 साल के अंदर कर लिया, तो आप उसी जगह हमेशा स्टक रहेंगे। उसको फर्दर एक्सपैंड करने के लिए, ग्रो करने के लिए और ब्रांडिंग की तरफ जाने के लिए आपको फिर फर्दर मेहनत करनी पड़ेगी। 2 मॉडल है, एक तो बड़ा आसान है ना कि आपके पास एक ज़मीन है, लैंड है, बिल्डिंग है, वहाँ पे कोई भी चलता चलाता ब्रांड है, उसकी आप डिस्ट्रीब्यूशन लें, चलाएँ, उनके थ्रू अच्छी टीम हायर करें, ट्रेनिंग टीम हायर करें, उसको चलाने, फिर तो आप रिलेटिवली सुकून से चीज़ें चला सकते हैं। है वो भी बहुत टफ काम, उसमें भी वो बड़े डायनामिक्स होते हैं, आपको कंसिस्टेंट मार्केटिंग करनी पड़ती है, बाकी चीज़ें भी होती हैं। लेकिन जब आपने एक अपना प्रोडक्ट बनाना है, अपना ब्रांड बनाना है, उसके लिए फिर मेहनत भी ज़्यादा रिक्वायर्ड होती है। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही। ठीक हो गया। तो एनीवेज, अच्छा आपको क्या लगता है कि आज के लोग कह रहे हैं कि आईटी इंडस्ट्री इज़ ओनली वे आउट फ्रॉम दिस इकोनॉमिकल क्राइसिस वी आर हैविंग राइट नाउ, तो आपको क्या लगता है कि ये बात कितनी हद तक ट्रू है? अगर ये बात ट्रू है, क्या राइट स्टेप्स हैं अभी आप जैसे या बाकी लोगों को लेने चाहिए इस सोल्यूशन के लिए? मेरे ख्याल में जो मुल्क के हमारे अभी मामलात चल रहे हैं, आईटी सेकंड नंबर पे, आईटी ऐसा सोल्यूशन है जिस पे जाके हम ग्रो कर सकते हैं। फर्स्ट जो चीज़ है वो ऑब्वियसली हमारी जो एग्जिस्टिंग फील्ड है, मैन्युफैक्चरिंग है, टेक्सटाइल है, उसको हमें एक्सपैंड करना चाहिए, क्योंकि वो इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी वहाँ पे है। उसको ग्रो करने के लिए वो आईटी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि अक्सर अब पाकिस्तान में कोई यूनिट्स हैं, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, जो अपने ब्रांड्स की तरफ जा चुके हैं। उनकी अगर जो एक्सपोर्ट है, जैसे ब्रांड है पाकिस्तानी, उनकी अपनी जो मैन्युफैक्चरिंग है, वो सारे अपने आप को एक्सपोर्ट करते हैं चीज़ें। तो $150 मिलियन की करीब उनकी वो है एक्सपोर्ट, सारी अपने आप को, उन्हीं प्रोडक्ट्स को 400 से $500 मिलियन पे खुद ही रिटेल करते हैं। तो इस पे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि उनका जो बैकबोन है वो इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम है उनका, जो एआई और एमएल बेस्ड है। तो अगर आपने इसको भी ग्रो करना है, तो इसको आपको पूरे सिस्टम को डिजिटलाइज करना पड़ेगा। और फिर सेकंड में आपकी आ जाती है आईटी इंडस्ट्री, या ये ई कॉमर्स से रिलेवेंट चीज़ें, उसमें भी स्पेशली आईटी में प्रोडक्ट और सर्विसेज में दुनिया में बहुत ज़्यादा स्कोप है। ये कोई ट्रिलियन ऑफ डॉलर्स जो है की मार्केट है, और इसमें एक अच्छा खासा चंक कैप्चर किया हुआ है इंडिया ने। और अगर उस पर हम बहुत ज़्यादा मेहनत करें, तो इमीडिएटली काफ़ी हम काम लेके आ भी सकते हैं। स्पेशली आजकल जो वो एक SAFC उन्होंने सेंटर बनाया हुआ फैसिलिटेशन के लिए, तो उसका बड़ा इम्पैक्ट इम्पॉर्टेंट है कि उसके थ्रू जो अ, हमारी जो है इन्वेस्टमेंट्स आ रही हैं, उनको सेफ्टी दी जा रही है कि वो इन्वेस्ट करें। उनको जो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत हर चीज़ आसानी से उनके लिए होगी, और हैसल्स बिला वजह के नहीं आएंगे, रेड टेपिज्म नहीं होगी। उससे एक बड़ा इम्पैक्ट है, क्योंकि उसमें एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर आईटी का भी है, और उसकी वजह से आईटी इन्वेस्टमेंट आना भी शुरू हो गई है पाकिस्तान में। और फर्दर बहुत बड़ा एक स्कोप है जो इसमें छुपा हुआ है आईटी इंडस्ट्री में, थ्रू SAFC एज वेल। तो उसको भी हम अगर अचीव करें, तो हम बहुत जल्दी अपने जो चीज़ें हैं वो बेहतर कर सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक हो गया, परफेक्ट परफेक्ट। तो इन शॉर्ट मतलब जनरल मैसेज से क्या मैसेज है आपके लिए कि अच्छा सपोज़ मैं एक नॉर्मल स्टूडेंट हूँ, अभी ग्रेजुएट हुआ हूँ, मैं चाहता हूँ कि यार मैंने अब कुछ ऐसा करना है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी को मदद मिले, या मैंने अपना सॉफ्टवेयर हाउस चलानी है, वो एक अलग बात है, मैं कुछ चाहता हूँ कि अपनी इकोनॉमी की मदद करनी है, मैंने आईटी एक्सपोर्ट्स बढ़ानी है, मैं अपने मतलब अपनी पावर्स में क्या स्टेप ले सकता हूँ? सबसे पहले अपनी हद तक ना अपनी लाइफ को डिसिप्लिन करें। जितने भी अपने छोटे छोटे टास्क हैं उनको पूरा करना शुरू करें, बेशक वो ज़ाती टास्क है। अगर आपने सुबह टाइमली उठना है,
एक्सरसाइज करनी है, अपने जो डेली के काम जो आपको असाइंड है उनको पूरा करना है, स्टार्ट उनसे ही करें। उसके बाद किसी अच्छी जगह अगर जॉब करनी है बेशक वो करें, और अगर आपको रियलाइजेशन हो रही है कि उस जॉब के थ्रू आप एक अच्छा इनपुट दे रहे हैं कि इदारे को ग्रो कर रहे हैं, तो वो भी एक अच्छी चीज़ है। प्लस जॉब में आप डिसिप्लिन सीखते हैं, आप अपना चीज़ों को जिस तरह चलाना है वो सारा कुछ सीखते हैं। उन चीज़ों को सीख के फिर बिजनेस साइड पे आया जाए, और बड़ा बजाय ये सोचने के पहले 3 दिन में पता नहीं क्या कुछ कर लूँगा, जी आप स्लो स्टार्ट करें। एक दफ़ा आप अपनी बेस बना लें डिपेंडिंग ऑन योर फील्ड। लेट्स से अगर आप ब्रांडिंग की तरफ हैं तो अपनी इन्वेंटरी मैनेजमेंट सेट कर लें, और अगर आप आईटी की तरफ है तो अपनी सेल्स और मार्केटिंग और उसकी एग्जीक्यूशन सेट कर लें। जब वो एक दफ़ा चीज़ सेट हो जाए और आपकी सिस्टम्स इन प्लेस है, उसके बाद एक रैपिड एक्सपेंशन या ग्रोथ की तरफ जाया जाए तो बेहतर है। ठीक हो गया। अच्छा जी शासन, आपकी माशाल्लाह प्रोफाइल इज़ वेरी डाइवर्स, जैसे मैं काफ़ी बार मेंशन कर चुका हूँ। आप खुद कभी कहाँ विजन, आपका करंट विजन क्या है कि मैंने आईटी कंपनी को ग्रो करना है अपनी, या कोई नया वेंचर शुरू करना है, या कोई और साइड ढूंढनी है? नहीं नहीं, आईटी का फ़िलहाल आईटी का है कि इसी चीज़ में ग्रो करना है, और इसमें अपने बिज़नेस के अलावा अगर मुल्क के लिए भी कुछ हम इनपुट दे सकें, वो वही बस एक ड्रीम और विजन है। ठीक हो गया। आज से 2 साल बाद आप खुद की कंपनी को और खुद को कहाँ इन्विजन करते हैं? यही है, ज़ाहिर बात है, बंदा बेस्ट ही सोचता है अपने बारे में, तो जितना इसको बेस्ट हम ऊपर लेके जा सकते हैं बस वही विजन में। ठीक हो गया, ठीक हो गया। चलें जी, इसी के साथ हम आज का शो एंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच शासन फॉर कमिंग एंड ग्रेसिंग अस। ओके, थैंक अल्लाह यू। हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।